बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका वेट कितना होना चाहिए, हर स्टूडेंट को पता है कि उसको होमवर्क करना है, पर हम देखते हैं कि उनको ये पता ज़रूर है पर वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में नहीं है। पर सर हम क्यों इनके विक्टिम होते हैं? हम अपने बिलीफ सिस्टम्स क्यों नहीं हमारे क्यों नहीं बन सकते? ये सारे के सारे बिलीफ असलियत में आपके नहीं हैं, ये आपको दिए गए हैं। कमाल की बात यह है कि एनएलपी इन्हीं को ठीक करना सिखाती है और इनको रीप्रोग्राम करना सिखाती है। कोई ऐसी आप एक या दो टेक्निक्स बता सकते हो जो एटलीस्ट बैड मेमोरी जो है उनको इरेज करने में हमें हेल्प करे? एक मेमोरी को 2 बार में खत्म करो, वो भी 2-3 मिनट में। मैं कहता हूँ पास्ट को कभी भी आप रिपेयर कर सकते हैं, तो रिपेयर योर पास्ट एंड प्रिपेयर योर फ्यूचर विद एनएलपी एंड यू विल बी एंजॉयिंग योर प्रेजेंट। अभी दो साइड्स ऑफ द स्टोरीज चलती है मार्केट में, एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानते हैं, बिलीव करते हैं, और दूसरा जो इसको बिल्कुल ही मिथ बोलते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन धोखा है जब तक कि आप इसके वर्ड को और इसकी प्रक्रिया को समझते ही नहीं हैं। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसमें 2 क्वालिफिकेशन होती हैं। नंबर 1, आप क्या चाहते हैं, यह काम करने नहीं जा रहा है जब तक कि इसके साथ दूसरी चीज़ नहीं होगी, और वो है इमेजिनेशन इज सिमिलर लाइक विजन बोर्ड्स। विजन बोर्ड एक हमारे देश को थोपी गई बेवकूफ़ी है। सर ओवर थिंकिंग की वजह क्या होती है? हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको हमारा पिछला एपिसोड जो था एनएलपी एक्सपर्ट राम वर्मा जी के साथ, वो बहुत पसंद आया, जो गट और माइंड के कनेक्शन पर था। इसीलिए आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे जब आप सब ने पार्ट 2 लिखा तो हमने दूसरा एपिसोड किया उनके साथ, और ये एपिसोड है एनएलपी पर। एनएलपी का वैसे तो फुल फॉर्म न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, पर मुझे लगता है राम सर जो है ना, वो एनएलपी की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर चुके हैं। वो अब कहते हैं, और मुझे लगता है उनके लिए एनएलपी इज न्यू लाइफ प्रोग्रामिंग। उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उससे एक्चुअली आपकी लाइफ रीप्रोग्राम हो सकती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के जो मिथ्स जो बाजार में मॉडल चल रहे हैं ना, उनको जो डीमिस्टिफाई किया, उनके जो चिथड़े फाड़े हैं, ओहो मज़ा आ गया सुन के कि कैसे लोग गलत तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं और कैसे लोग गलत तरीके से सीख कर अपने गोल्स को लिख रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो ये एपिसोड आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एनएलपी की टेक्निक्स नहीं समझोगे अपने आप को बेटर करने के लिए, पास्ट को भुलाने के लिए, फ्यूचर को बेटर करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, पर आप ये भी समझोगे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन गलत तरीके से कैसे कर रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला एपिसोड हमारे एनएलपी एक्सपर्ट राम वर्मा सर के साथ ऑन समझे क्या। थैंक यू राम सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, और आपने हमें ग्रेस किया। पर मैं अपनी ओपनिंग में ना मैंने बोला था कि आपने ना एनएलपी को एक न्यू लाइफ प्रोग्रामिंग बना दिया है। आप लोगों को अपने एनएलपी से या अपने एनएलपी की टेक्निक से एक नई लाइफ दे रहे हैं इन अ वे। पर ब्रेन इज सच अ कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, क्या हम एनएलपी से इसको एक्चुअली समझ सकते हैं? हाँ, इसको समझने के लिए एनएलपी से पहले तो आप कह सकते हैं कि कोई भी आम आदमी इसको समझ सकता है। हम 2 तरह से सोचते हैं चीज़ों को। एक यूँ समझिए कि आप जब मेरे सामने बैठे हैं और आप अपने होश में हैं, हम होश में ही आके इस बात को कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम इस समय अपनी अवेयरनेस में हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी कॉन्शियसनेस है। इस समय हम अब देखने के लिए अपनी आँखों का प्रयोग कर रहे हैं, सुनने के लिए कानों का, और महसूस करने के लिए अपनी स्किन का कि हमें ठंड लग रही है, गर्म लग रहा है। राइट। स्मेल भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, लेकिन 2 सेंसेस बाद की ज़्यादा काम नहीं करती। अब इस समय कोई भी आप चीज़ों को देख रहे हैं तो उसे परसीव करें कि ये पानी रखा है, ये माइक है, ये दीवारें हैं, लेकिन इस समय आप इस कॉन्शियसनेस के परे भी एक वर्ल्ड को जी रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लॉयन या एलिफेंट, तो एकदम से उसकी पिक्चर आपके सामने आ जाती है। राइट। मैं अगर कहूँ किसी हीरो का नाम सोचिए या किसी बड़े लीडर का, या फिर लाल किला या ताजमहल, तो उनकी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, जबकि वो आपके सामने नहीं है। तो मैं कहूँगा कि वो इमेजेस कहाँ हैं, तो आपका जवाब होगा कि इस अवेयरनेस के परे मेरे पास एक और अवेयरनेस है, और परे की अंग्रेजी होती है बियॉन्ड, और बियॉन्ड को आप साइकोलॉजी में मेटा कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि वो मेटा अवेयरनेस में, यानी कि मेटा कॉन्शियस में पड़ी है, जिसे हम सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस कह देते हैं लेमन की लैंग्वेज में। यानी कि एक चीज़ समझिए कि आपके होश के सेंसेस के सामने है और एक आपके स्टोर में है। इन दोनों माइंड को अगर आप ढंग से समझ लें तो मैं कह सकता हूँ कि सभी दुखों को पूरी तरह से समझ सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं।
आम आदमी के पास या हर एक आदमी के पास एक विजडम होती है, एक अक्ल होती है कि वो कॉन्शियसली चीज़ों को पूरी तरह से तय कर सकता है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरा बीपी 120/80 होना चाहिए, मेरे पास इस साल या इस महीने में 10 लाख रुपए आने क्या चाहिए। राइट या रॉन्ग है मेरे लिए बेसिकली। हाँ, इवन मुझे क्या चाहिए, ठीक है, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जानकारी आपके सबकॉन्शियस यानी कि स्टोर में हो। ओके। जब तक ये इंफॉर्मेशन आपके स्टोर में नहीं होगी, जिसको हम अवचेतन या अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तब तक ये इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका वेट कितना होना चाहिए, हर स्टूडेंट को पता है कि उसको होमवर्क करना है, हर एक यूथ को पता है कि उसको अपनी सेहत बनानी है, पर हम देखते हैं कि उनको ये पता जरूर है पर वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में नहीं है, जहाँ पर आपके पास 90% से ऊपर की पोटेंशियल है, जहाँ पर आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। बेसिकली ये चीज़ समझने की है। जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल को, आप अपने बिहेवियर को, आप अपने गोल्स को तभी पूरा कर सकते हैं जब आप उस अवेयरनेस के मालिक बने। इस अवेयरनेस के भी मालिक बने, पर इससे भी ज़्यादा है कि आप मेटा अवेयरनेस यानी कि सबकॉन्शियस के मालिक बने। तो कुछ थॉट्स होते हैं जो हमारे शायद सबकॉन्शियस में इनग्रेन्ड हो जाते हैं। जैसे आपने भी कभी बहुत थॉट्स के बारे में बात की कि जैसे हम बचपन में कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा, तुम इसमें लूज़र हो, तुम्हारे बस की नहीं है, ये तो अमीर है, ये ऐसा ही कर सकता है, आप ऐसे ये काफ़ी चीज़ें ऐसे हमें बचपन में बोली जाती हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी कहीं बैठ जाती हैं। तो क्या ये भी हम तोड़ सकते हैं बिलीफ्स NLP के थ्रू? बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से सुने तो जो भी लाइफ आप जी रहे हैं वो आपकी अपनी लाइफ नहीं है। बेसिकली जो बिलीफ, ये शब्द या ये इंफॉर्मेशन या ये ओपिनियन लोगों ने आपको दी है, आप उन्हीं को जीते हैं। असलियत में जो भी आपकी पहचान है वो भी यही पहचान है। देखें तो आपका नाम क्या है, आप किस धर्म से आए हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या है, ये आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस पर ज़्यादातर आपके पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का और टीचर्स का जो बिलीफ था वही आप ले रहे हैं। आप पैसा अच्छा है या ख़राब है, रिश्ते चलते हैं या नहीं चलते हैं, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कई बार ये सब चीज़ें हमारे लिए बाहर की दुनिया पहले से ही तय करके हमारे माइंड में डाल देती है। ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, पैसा हाथ का मैल है, तुम इसे कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे। ये सारे के सारे बिलीफ असलियत में आपके नहीं हैं, ये आपको दिए गए हैं। कमाल की बात यह है कि NLP इन्हीं को ठीक करना सिखाती है और इनको रीप्रोग्राम करना सिखाती है। जब तक आप इन नेगेटिव बिलीफ के शिकार या विक्टिम रहेंगे, तब तक आपके जीवन में भी वही रिजल्ट आएंगे कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता या मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पर सर हम क्यों इनके विक्टिम्स होते हैं? हम अपने बिलीफ सिस्टम्स हमारे क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज आपके पास एक ट्रेनिंग नहीं होती है कि आप अपने जिस बिलीफ को अभी तैयार कर लें उसे इम्प्लांट कैसे करें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप गोल नहीं बना सकते, प्रॉब्लम यह है कि गोल कॉन्शियस माइंड से बनाकर अनकॉन्शियस में कैसे रखना, ये प्रोसेस हमें नहीं मालूम है। हमें चाहिए मालूम है कि हमें सुबह उठना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए सारी जनता को, सारी दुनिया को एक चीज़ क्लियर है, वो है चाहिए। लेकिन गड़बड़ ये होगी कि चाहिए आपके कॉन्शियस वर्ल्ड का एक तरह से रेजोल्यूशन है या पार्ट है, जबकि आपकी रियल पोटेंशियल जो आपकी बॉडी कंट्रोल करती है उसका नाम है आपका सबकॉन्शियस। जब आप सोते रहते हैं तब भी आपका हार्ट बीट चलता रहता है, आपका डाइजेशन चलता रहता है, आपके लीवर की 500 जो रासायनिक क्रियाएं वो चलती रहती हैं, लेकिन आप तो सो रहे हैं, उसे कौन चला रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो समझिएगा कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्शियस थॉट को अनकॉन्शियस में ले जाना होगा। अगर वहाँ नहीं गया तो वो पुरानी प्रोग्रामिंग चलती रहेगी जो आपके अंदर इनग्रेंड कर दी गई है सोसाइटी के द्वारा, इवेंट्स के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? मतलब पॉइंट तो अब यही है कि क्या टेक्निक है जिससे हम इन्हीं टेक्निक्स का नाम आप समझिए कि पूरी NLP है, जिसमें मैं 16-17 टॉपिक्स को लेता हूँ। कैसे आप अपनी स्टेट को गेन करें, कैसे आप अपने ट्रांस में जाएं, डीप ट्रांस यानी कि स्टेट में जाएं, कैसे आप अपने अंदर के पड़े हुए विजुअल्स जो बेकार के पड़े हैं, जो बचपन में हो सकता है आपके पास कोई बेकार की मेमोरी हो, पेनफुल मेमोरी हो, ट्रॉमा हो, उनको कैसे इरेज करें। कोई बेकार की साउंड आपके पास पड़ी है कि तुमसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, दुनिया बड़ी ख़राब है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है ना, आई कांट डू सबसे ज़्यादा खतरनाक सेंटेंस हमारे अंदर पड़ा होता है। इन सबको आप म्यूट कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई पास्ट की बेकार की इवेंट पड़ी है और उसकी वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ती है, उसकी वजह से आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी आती है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नींद नहीं आती है, अगर उस थॉट की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होकर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ आ गई है, तो उसको भी आप
उस एंजाइटी को भी आप इजीली एनएलपी से हटा सकते हैं। वो एक तरह से पूरा वर्कशॉप का पार्ट बन जाएगा। पर एनएलपी ने सब चीज़ों को पूरी तरह से हैंडल कर लिया है। कोई ऐसी आप 1 या 2 टेक्निक्स बता सकते हो जो एटलीस्ट बैड मेमोरी जो है उनको इरेज करने में हमें हेल्प करे? बिल्कुल, इस समय आप कर सकते हैं और मेरे दर्शक भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स डू। मान लेते हैं आपके पास कोई भी बैड मेमोरी है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा उसमें आपके साथ क्या हुआ था, क्योंकि हम उस कंटेंट में नहीं जाते हैं। राइट। हम ये मानते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और वो इवेंट अब सिर्फ माइंड में पड़ी है, पास्ट में तो रही नहीं, वो तो होकर चली गई। मान लेते कोई भी मेमोरी है, और असलियत में सही बात तो यह है कि जब मैंने एनएलपी सीखी थी, मेरे पास कुछ एक पेनफुल मेमोरी थी जिनकी वजह से मुझे माइग्रेन रहता था, जिनकी वजह से मुझे पेप्टिक अल्सर हो गया था और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई थी। जैसे ही मैंने उन मेमोरी को डिलीट करना शुरू किया तो मैंने अपनी टेक्निक को खुद डेवलप किया था एनएलपी सीखकर, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक ऐसी थी जिनको मैं समझ नहीं पा रहा था। 93 की बात पास तो कोई मेंटोर नहीं होगा। नहीं, कोई मेंटोर नहीं था, और सही बात तो यह है कि कोई गाइड करने वाले भी नहीं थे कि तुम सीख क्या रहे हो, और शायद एनएलपी पता भी नहीं होगी लोगों को। 93 की बात है। बिल्कुल। तो उस समय मैंने एक टेक्निक डिजाइन की थी जिसको मैं करीब करीब 10 लाख लोगों को दे चुका हूँ। और उसके बाद, लेकिन उस टेक्निक से करने से पहले आप सब लोग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बीमारी जब शुरू हुई है उस समय जाइए और आप पाएंगे कि वहां पर आपके पास कोई ना कोई तनावपूर्ण स्थिति चल रही है, यानी कि कोई ना कोई टेंशन क्रिएटिंग सिचुएशन चल रही है। आपके पास हो सकता है कोई फेलियर आया हो, कोई ब्रेकअप आया हो, कोई आपके पास एब्यूज आई हो, कोई एक्सीडेंट आया हो, कोई बदलाव आया हो लाइफ में बड़ा जो आपको हिलाकर चला गया हो, किसी ने आपको ज़्यादा टॉर्चर किया हो, हर्ट किया हो, और कोई ड्रामा किया हो आपकी लाइफ में, या फिर आप किसी चीज़ से अननेसेसरी डर गए हो, यानी कि कोई आपके पास पेनफुल मेमोरी है। आप कुछ ना करें, आप इमेजिन करें कि आप आराम से बैठे हुए हैं कंधों को सीधा करके, और अब आप इमेजिन करें कि आपके पास 10-15 फीट की दूरी पर एक गिलास वॉल है और वो ट्रांसपेरेंट है। उसके परे इमेजिन करिए कि एक टेबल रखी हुई है और टेबल के ऊपर एक टीवी रखा हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है और एक बटन दबाकर उस इवेंट को आप मेंटल स्पेस से इमेजिन करिए कि बटन के साथ आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और अब आप इमेजिन करें कि इस घटना को आप दूर से देख रहे हैं, लाइक अ स्पेक्टेटर, लाइक ए व्यूअर। अब आप इमेजिन करें कि दूसरा बटन आप दबा रहे हैं और इमेजिन करिए कि इस इवेंट में जो आवाज़ें थी उनको आप म्यूट कर रहे हैं, उस टीवी को म्यूट कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि धीरे 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 म्यूट करने वाली जो लाइन है वो धीरे 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 कम होती हुई 0 आ गई है। और अब आप सोचते रहें कि जो भी आवाज़ उस समय सुनाई दे रही थी वो टीवी में अब आपको सुनाई नहीं दे रही। आप एक कोशिश करें कि सन्नाटा हो गया सिर्फ 30 सेकंड के लिए। ओके। सडनली आप पाएंगे कि आपको कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ नहीं आ रही। दूसरी बार करेंगे तो वो भी नहीं आएंगी। अब तीसरा काम करें कि उन सभी एक बटन दबाकर इमेजिन करो कि वो सारी की सारी मेमोरी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। कोई चेहरा था वहाँ कलर्ड, किसी की आंखें लाल थी, किसी कोई कलर्ड वॉल थी पीछे, कोई ब्लड का कलर था, सबको इमेजिन करें वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है। और चौथा काम इमेजिन करें कि आपने एक बटन दबाकर उनको फ्रीज कर दिया। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया था, वहीं रुक गया है। कोई दौड़ रहा था आपकी तरफ, वो रुक गया। किसी ने अटैक किया था आपके ऊपर, वो रुक गया है। आप कहीं जा रहे थे, आप रुक गए हैं। यानी कि आप उन मेमोरीज को फ्रीज करके, और अब आप लास्ट करें कि इमेजिन करें कि एक बटन दबाकर इमेजिन करें कि इन सभी इमेजेस के ऊपर तेज बारिश हो रही है और वो बारिश में धुल रही है। और अब आप इमेजिन करें कि धीरे से आपने एक बटन दबाया और ये टीवी भी उड़ता हुआ आकाश में जा रहा है, इनविजिबल हो गया है। और उस जगह पर अब आप अपने हंसते हुए चेहरे को देखें कुछ देर के लिए, और देखें कि 5 मिनट के बाद आपको ये मेमोरी की जो इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उससे आने वाला पेन भी ख़त्म हो गया। कई बार आपको वो मेमोरी याद रहेगी, पर उस मेमोरी से आने वाला जो पेन था आपके माइंड और आपके हार्ट में और आपके ग्लैंड्स में जिसका फ़र्क पड़ रहा था वो ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब सिर्फ ये करने से आपको मतलब ये आपने देखा ही, आपसे यू हैव विटनेस्ड इट, आप कह रहे हो? देखा नहीं है, मेरे करीब 15,000 लोगों ने इस कोर्स को किया है जो इसके दीवाने हैं, और उन 15,000 लोगों ने भी कई सौ लोगों को हेल्प किया है। आप कभी भी करके देख ले किसी भी मेमोरी को। अगर वो मेमोरी, अगर मैं अभी भी कहूँ किसी ने कर लिया तो मैं पूछूंगा कि 10 में से अब कितनी बची है, पहले 10 में से 10 थी, वो कहेगा 6, 7, 8 बची है। एक बार और कर लो, जैसे ही वो 5 कहेगा या अपने आप फीलिंग आएगी कि 5 बची है, उसकी इंटेंसिटी खत्म हो चुकी है। तो ये हमें, आप कह रहे हो 1 या मैक्सिमम 2-3 बार ही करना पड़ेगा? जब तक मैक्सिमम 3 बार की जरूरत नहीं है। राइट, एक मेमोरी को 2 बार में खत्म करो, वो भी 2-3 मिनट में। तो हम क्यों इतना परेशान होते हैं अपने पास्ट की पुरानी बुरी मेमोरी? बिकॉज़ आपको ये बताया गया है कि पास्ट कभी नहीं जाता। मैं कहता हूँ पास्ट को कभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्यूचर को कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं डेली। तो रिपेयर योर पास्ट एंड प्रिपेयर योर फ्यूचर विद एनएलपी एंड यू विल बी एंजॉयिंग योर प्रेजेंट। तो सर जैसे होता है कभी लोग बहुत पीक पे पहुंचते हैं और एकदम धक्का पड़ता है एंड यू फॉल डाउन, आप अपनी पीक से गिर जाते हो,
एंड ये भी एक बुरी मेमोरी तो नहीं, ये तो एक बुरा इंस्टेंस है जो आपके साथ हो गया और आपके उसमें इंग्रेन हो गया, एंड देन यू स्ट्रगल के मैं इससे कैसे उभरूं। तो इस केस में बंदा क्या कर सकता है? देखिए, इसमें भी दो बातें। आप यूँ समझिए कि एक है पैटर्न, कि हर बार आप ऊंचाई पर जाते हैं कोशिश करके, और ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होता है, या आप करते हैं अनकॉन्शियसली, या सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप एक जीरो बन जाते हैं, जीरो पर आ जाते हैं। पता है इसको क्या कहते हैं? फिर आप कोशिश करते हैं, फिर आप गोल की तरफ बढ़ते हैं, फिर ऐसा कुछ आता है, फिर जीरो हो जाते हैं। और कई बार लोगों को देखेंगे कि वो कई सालों से इसी पैटर्न के शिकार हैं। इस पैटर्न को सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, कभी भी गूगल कर लीजिएगा, SISYS सिसिफस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। फिर भी कोई भी मेमोरी अगर आपके पास है तो आप इससे आराम से उसी तरह से पीछा छुड़ा सकते हैं कि जब आपने गलती कोई करी थी और आप नीचे गिरे थे या अपनी करियर पर पीक पर थे, तो जो भी आपको तंग करने वाली फ्रेम्स हैं उस मेमोरी के, आप उन फ्रेम्स के साथ सिर्फ इतना सा कर लें कि उनकी कलर्स को आप ब्लैक एंड वाइट कर दें। उस इमेज को इमेजिन करें कि वो आपके मानस पटल से कम 100-200 मीटर आपने सरका दी है, और आप उसकी आवाज़ों को 2 बार 3 बार डिस्टोर्ट कर दें या फिर म्यूट करने की कोशिश करें। पर इसमें तो सर लोगों का दिवाला निकल जाता है, तो इसमें कैसे वो अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखें? किसी भी चीज़ को याद रखिएगा, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, किसी इवेंट में इतना दम नहीं है कि आपको तंग करे। सचमुच में जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है वो है आपका परसेप्शन। दुनिया में क्या हो रहा है, अगर वो आप मुझे तंग कर रहा है तो सबको तंग करता है, सबको तो नहीं तंग करता। यानी कि इवेंट जो बाहर की इवेंट है उसमें कोई मीनिंग तब तक नहीं आता जब तक कि मैं उसके परसेप्शन में अपना मीनिंग नहीं देता हूँ। कभी भी आप किसी भी चीज़ के मीनिंग को बदल सकते हैं। दिवाला निकलना भी तो एक वर्ड हो सकता है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एक बड़ी लर्निंग भी तो ही है। हो सकता है कि उस दिन दिवाला ही निकला है, उस दिन मेरी गर्दन तो नहीं कटी, शायद वो ज़्यादा पेनफुल होती। तो वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर ए पर्पज, और पर्पज ये है कि आप उससे, उस इवेंट से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सर, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उतना ही बिलीव करते हैं, मतलब जितना एनएलपी में करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी दो साइड्स ऑफ द स्टोरीज चलती है मार्केट में। एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानते हैं, बिलीव करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और दूसरा जो इसको बिल्कुल ही मिथ बोलते हैं कि ये एक तरीका बना लिया है लोगों ने, या तो किसी को अपनी प्रॉब्लम से, उससे पैसे लेके उसकी प्रॉब्लम उसको समझाना कि कैसे निकल सकते हैं। पर ये एज अ कहते हैं ना, सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ है नहीं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन धोखा है जब तक कि आप इसके वर्ड को और इसकी प्रक्रिया को समझते ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तब भी आपको मुझे समझाना होगा कैसे काम करता है। और अगर आप नहीं समझा पा रहे और सिर्फ आप मुझे अपनी थ्योरी को थोप रहे हैं, तो मेरा कॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। सही बात तो यह है कि दोनों ही स्टोरी बिल्कुल ठीक है। सवाल यह है कि आप किस तरह से इस सब्जेक्ट को लेते हैं। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आप एक नहीं, दो विज्ञान की बात करते हैं। पहला विज्ञान भारतीय दर्शन में है, जिसे हम अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अद्वैत सिद्धांत में यह बताया गया है कि ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, एक ऐसा पदार्थ है इस यूनिवर्स में जिसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, उससे सब चीज बनी हुई है, और एक दिन ये इनका नाश होकर उसी में मिलता रहता है जी। हम बने थे और एक दिन वो गायब भी हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब हमसे पहले थे तो हमारी अंडिया कहीं नहीं थी, वो अचानक हमारे अंदर बनी है और एक दिन वो राख में मिल जाएंगी या मिट्टी में मिल जाएंगी। ठीक है ना। इसे अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार अगर आप इसे आगे ले जाएं, फास्ट फॉरवर्ड करें, 3000 साल पहले से लेकर अब 200 साल पर ले आएं, यानी कि 18वीं शताब्दी पर ले आएं, तो यूरोप ने इस स्टडी का अध्ययन किया और इसका नाम दिया मोनिज्म, यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी। और मोनिस्टिक थ्योरी से वो किताब लिखी गई है जिसको देश में, हमारे देश में बहुत लाइक किया जाता है, जो बाहर वालों ने लिखी और एक मूवी भी बना दी। ठीक है ना। और लोग उसके दीवाने हो गए और उसी का रेफरेंस देकर सारे के सारे ट्रेनर पढ़ा रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। याद रखिएगा, अगर मैं एक ट्रेनर हूं और मैं ये कहता हूं मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया और मैंने BMW बाइक खरीद ली और बाकी 99 लोगों ने नहीं खरीदी 100 में से, तो ये रूल कभी काम नहीं करेगा। ये फिर झूठा है वो ट्रेनर। रूल वो काम करता है कि जिसमें 100 में से 80 लोगों ने उस रूल को लगाकर काम करा, बेनिफिट हुआ। इज दैट राइट? ट्रू। अगर आप किसी भी चीज पर एक रूल को लगा लें तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसके बारे में मैं करीब 48 महीनों से पढ़ा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को, 2 घंटे की वर्कशॉप देकर, कि कैसे आप टेलीपैथी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ बात करते हैं अद्वैत सिद्धांत के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं, मत करिएगा। लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका सिंपली ये है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में
आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसमें दो क्वालिफिकेशन होती हैं। ओके। नंबर एक, आप क्या चाहते हैं, यह आपकी इंटेंशन है, यह आपका विचार है, यह आपका गोल है, लक्ष्य कुछ भी कहिएगा, यह काम करने नहीं जा रहा है जब तक कि इसके साथ दूसरी चीज़ नहीं होगी, और वो है इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है इसके पीछे। यानी कि आप कितनी दीवानगी के साथ इस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम और अपनी बॉडी को प्रोग्राम कर चुके हैं, अपने गट को प्रोग्राम कर चुके हैं, और अपने हार्ट को। चार चीज़ों को बता रहा हूँ मैं। माइंड में है आपका फ्रंटल लोब, कितनी तेज़ी से वो पिक्चर यहाँ पर आपकी पड़ी हुई है, वो कितना यहाँ पर पेन या प्लेजर दे रही है। अगर ये काम नहीं पूरा हुआ तो कितना पेन आ सकता है, और पूरा हो गया तो कितना प्लेजर आएगा। जब ये दो चीज़ें पूरी हो जाएगी तो आपका गट, यानी कि अब आपका जो गट फीलिंग है, जो गट इंस्टिंक्ट है, वो एकदम से आपसे कहेगी इस आदमी से मिलो, इससे बात करो, इस काम को करते हैं। ये विज्ञापन क्यों दिखाई दिया मुझे, ये है वो जगह। एंड सडनली ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ एक गेम खेल रहा है, और वो गेम बहुत ही पॉजिटिव है कि वो आपको उस जगह तक ले जाना चाहता है, या उन लोगों तक जो इस गोल को पूरा करेंगे। इसे मैं नहीं कह रहा हूं, इसे साइंस ये कह रही है, इसका नाम सिंक्रोनिसिटी है। और सिंक्रोनिसिटी सिर्फ वेग शब्द नहीं है। अभी आप क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़िए, हेजनबर्ग के प्रिंसिपल पढ़िए, या फिर आप द फील्ड किताब आई है, वो भी क्वांटम फिजिक्स के है, यानी कि वो फिजिक्स के टीचर्स ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि जब आप ऐसा करते हैं कि किसी इंटेंसिटी के साथ किसी चीज़ को आप माइंड को ट्रेंड करते हैं, तो आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है समृद्धि, उसका नाम होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS की खास बात ये होती है, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये भी इंग्लिश आपको गूगल करते ही मिल जाएगा। जैसे जिस चीज़ का सपना आपने देख लिया है और उसकी इंटेंसिटी आपके पास है कि ये मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, और जब तक ये नहीं मिलेगा बाकी चीज़ों से आप उसके आनंद को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उस समय आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये चार्ज ले लेता है, और वो आपकी इंद्रियों को, आपकी सेंसेस को डायरेक्शन देता है कि आपकी आंखों के सामने हजारों लोग मिलेंगे और आपको किसी को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक आदमी जो आपके गोल को पूरा कर रहा था, अचानक उसकी तरफ आप एक तरह से अपनी वाइब्स को भेज देंगे। चाहे वो आपको जिम में मिल जाए, चाहे वो पार्क में मिल जाए, किसी पार्टी में मिल जाए। बहुत सारे लोग बात कर रहे होंगे, लेकिन आपको अब उनमें मजा नहीं आएगा। फिल्मों की बातें हो सकता है पहले मजा दे रही हो, अचानक कोई बात आएंगे और आप ये कहेंगे, सुनिए सर, एक्सक्यूज मी, आप ये बात कर रहे इतना, सर कैन यू हेल्प मी लाइक दिस। याद रखिएगा, ये कौन कर रहा है आपको गाइड। आपको लगेगा इस समय ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, लेकिन इस समय यूनिवर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके अंदर, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आप गड़बड़ ये होगी कि इन चीजों तक कोई पढ़ाई करने को तैयार नहीं है। कोई एग्जैक्टली मैं कहती कोई वहां तक तो समझाता ही नहीं है। पैंडेमिक के बाद जितने भी हीरो बन गए हैं ना, ट्रेनिंग देने वाले, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो फटाफट कुछ भी थोप रहे हैं। अगर आप थोपेंगे ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बासी भोजन हमारा पेट नहीं पचा सकता, तो हमारा माइंड कैसे बासी आइडियाज को पचाएगा। हमें साइंटिफिकली बताइए पहले। अब सवाल उठता है कि इंटेंशन और इंटेंसिटी क्रिएट करने का आपको पता है या इसका नहीं पता है। अगर ये दो चीज़ नहीं पता तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहने से काम नहीं आएगा दैट आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। जो रिच आदमी है वो 21वीं मंजिल में अंटीलिया में रहता है, तू कहाँ रहता है? ठीक है ना। अगर मैं बीमार हूँ, समृद्धि खुद सोचो, मुझे मान लेते बीमारी है, और वो लाइलाज बीमारी का कोई भी नाम ले सकते हैं, बहुत सारी हैं, और मैं कह रहा हूँ आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। अंदर से क्या आवाज़ आएगी? झूठ मत बोल, दवाइयाँ चल रही है। लेकिन अगर इस इंटेंशन को आप बदलना जानते हैं, इस सेंटेंस को आप इंटरनल वर्ल्ड में बदल दें, और इंस्टीड ऑफ सेइंग कि मैं ये कहूँ आई एम हेल्दी, और मैं ये कहूँ एवरी मोमेंट आई एम गोइंग टू बी हेल्दी, अब आपका ऑब्जेक्शन कम हो गया। लेकिन हेल्दी होकर मुझे किन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा? क्या वो इंटेंसिटी मेरे पास है? हेल्दी होने के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा? मैं अपने बच्चों के साथ कैसे खेलूँगा? मैं अपनी पीढ़ियों के साथ कैसे जीऊँगा? कौन सी जगह देखूँगा? कौन सा एक ऐसा काम करूँगा जो दिल के करीब अभी भी बाकी है? जब आप इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो इमीडिएटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करता है, और साइंटिफिकली करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है। आई थिंक लोग एफर्ट नहीं डालना चाहते कि आपकी इंटेंशन और इंटेंसिटी वो डिफाइन कर सके अपनी, हाँ। और उसको राइट डायरेक्शन में कर सके। तभी आई थिंक ये एक बहुत ही सुपरफिशियल हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एग्जैक्टली, लोगों ने ये माना है कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, और तो मनी कहीं से आ जाएगा? भाई साहब, अगर कोई आएगा मनी तो वो 1 करोड़ में से एक आदमी को आ सकता है कि कहीं पड़ा हुआ मिल जाए।
पर वो रूल नहीं बन सकता है। इट्स एन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन है, वो रूल नहीं है। असलियत में आपको जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन देना है तो आपको इंटेंशन क्रिएट करनी है कि मुझे पैसा चाहिए और मुझे पैसा इसलिए चाहिए, वो वाई क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद आप इस पैसे के लिए क्या आपके पास एम्प्टीनेस है, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस लगाना पड़ेगा। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस का मीनिंग ये होता है फिजिक्स में कि एक जगह पर एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है। ओके भाई इस जगह पर मैं बैठा हूं तो एक आदमी यहाँ तो बैठ सकता है, वो यहाँ भी बैठ सकता है, पर इस जगह पर नहीं बैठ सकता जब तक मैं नहीं हटूंगा। राइट। तो जब तक आपके जीवन में, आपके माइंड में बेकार की रंजिशें पड़ी हैं, बेकार के रिवेंज पड़े हैं, बेकार के जीलसी पड़े हैं, बेकार के बिलीफ पड़े हैं, बेकार की आइडेंटिटी पड़ी है, बेकार की वैल्यूज पड़ी हैं, बेकार के पर्पज पड़े हैं जीवन के, तब तक आपकी लाइफ में पर्पजफुल पैसा कैसा आ जाएगा, खूबसूरत लोग कैसे आ जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे आ जाएगी, जब तक कि आपके किसी बर्तन में अगर कीचड़ है तो मैं कितना भी दूध डालूं वो कीचड़ ही रहेगा। पर सर ये इंटेंशन, क्या कभी कभी इंटेंशन और ग्रीड का डिफरेंस लोग समझ पाते हैं कि या आप अनरियलिस्टिक कुछ करना शुरू हो जाते हो मैनिफेस्ट के, मतलब लोग कुछ भी कह सकते हैं ना, फिर तो वो डिफरेंस कैसे बंदा समझे? याद रखिएगा, जब भी आप सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए, अपनी ह्यूमन नीड्स को पूरा करने की बात कर रहे हैं तो आप कर तो लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा धन आपके पास नहीं आएगा। उस चीज को आप अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट करने को तो एक मैनिफेस्ट करके, एक सर्टेनिटी को लेकर एक रिक्शा वाला भी सुबह आता है बिल्कुल रोड के ऊपर के भाई मुझे भी 250-300 रुपए की दिहाड़ी हो जाए, और हो भी जाती है। सवाल यह है कि आपका कितना बड़ा पर्पज है, और पर्पज का सिर्फ एक ही रूल होता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दूसरों की लाइफ में। जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा रूल होना चाहिए लॉ ऑफ एम्प्टीनेस के साथ, उसका नाम है रेडिएट टू रिसीव। यानी कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं पहले उसकी इंटेंशन को, उसके बढ़िया खूबसूरत विचारों को रेडिएट करना शुरू करें, उसे गिव अप करना शुरू, उसे देना शुरू करें, उसे बांटना शुरू करें। आप कहेंगे सर मैं पैसा चाहती हूँ, आप कह रहे पैसा बांटना शुरू, नहीं, पैसे के बिलीफ बांटिए, पैसे की खूबसूरत वैल्यूज़ को बांटिए, पैसे के लिए खूबसूरत मोटिवेशन को भी बांटिए, पैसे के खूब बेकार के बिगड़े हुए बिलीफ हैं उन्हें ठीक करिए लोगों के, एंड सडनली आप पाएंगे कि आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये दूसरा रूल है। लेकिन ये रूल भी यहाँ तक नहीं रुकेगा। तीसरा रूल है इमेजिनेशन का, कि ये पैसा आपके पास आ रहा है तो हाउ यू आर क्रिएटिंग द वैल्यूज इन द अदर्स लाइफ। अपनी लाइफ में तो अपने आप ही हो जाएगी। लोग क्या कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की बात करते हैं, बस मुझे एक पार्टनर मिल जाए, मुझे एक सोलमेट मिल जाए, मुझे एक कार मिल जाए। मिल तो जाती है, कुछ एक लोगों को मिलती है, सबको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसी वक्त ये कहना शुरू करें कि सर मैं अनप्रिविलेज लड़कियों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, और आज मुझे अभी मैं एनजीओ खोल रही हूँ और मुझे नहीं पता कल की जर्नी क्या है, पर ये मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये दिल के मेरे करीब है, क्योंकि मेरी फ्रेंड या मेरी कोई नज़दीकी है, उसने बहुत सफ़र किया है और मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। आप देखिएगा कल से आपका काफिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो कार चाहिए, उसके लिए जो मकान चाहिए, उसके लिए जो ऑफिस चाहिए, उसके लिए जो टीम है, अगले कुछ महीनों में आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि अगले 2 साल बाद आपको टाटा फाउंडेशन से या अंबानी फाउंडेशन से एक कॉल आ जाए, समृति आप वही आई मीन लेडी हैं जो इस काम को कर रही हो, यस मैम वी आर ऑफरिंग यू 100 करोड़। वैसे ये तो मुझे लगता है कि अगर मैं आम जनता में देखूं, ये वाला थॉट तो शायद 80% लोगों में है ही नहीं, इसीलिए वो आम रह जाते हैं, आम आदमी, ठीक है ना। और आम आदमी को ही पैसा चाहिए, और आम आदमी को पैसा चाहिए, और उसका मेटाफोर आम आदमी का बना दिया झाड़ू, अदरवाइज मत लीजिएगा जी। आम आदमी का पैसा क्यों नहीं मेटाफोर बनाया, क्योंकि उसे बता दिया गया कि तुम आम हो। यही तो गड़बड़ हो रही है। आप जब तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलेंगे, जब तक आप ये कहेंगे कि मैं खास व्यक्ति नहीं हूं, तो खास जीवन में खास चीजें आपकी लाइफ में कैसे आएंगी। आप कहेंगे पर मैं तो हूं आम आदमी, आप अपनी आइडेंटिटी को कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं आम परिवार में पैदा हुआ हूं पर मैं खास हूं, ये भी तो कह सकते हैं। या मैं खास बनने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं हर रोज खास बनने का एक स्टेप ले रहा हूं। आप कह के तो देखिएगा, एंड सडनली आप पुराने के पुराना जो गार्बेज है उसे छोड़ना शुरू कर देंगे। इमेजिनेशन इज सिमिलर लाइक विजन बोर्ड्स, या विजन बोर्ड एक हमारे देश को थोपी गई बेवकूफी है। इससे बड़ा धोखा नहीं है इंडियंस के साथ, रियली कुछ गोरे लोगों ने किया है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। ये सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम है हमारे देश के लिए, और मैं इसे पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस में कह रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने हेट कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन अगर मुझे आप 5 मिनट दें तो मैं अपने देश के लोगों का बिलीफ बदल दूंगा। मैं भी समझूं कि क्यों ये फ्रॉड है, कंप्लीट फ्रॉड जिसको आप कहते हैं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि विजन बोर्ड का रीजन क्या है, मीनिंग क्या है। विजन बोर्ड का मीनिंग है कि आप उस चीज के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम कर दें, कि आपका माइंड उसमें पूरी पोटेंशियल लगा दे उस गोल को पूरा करने में।
मैं आपसे इससे पहले कि विजन बोर्ड को समझाऊं एक सवाल पूछता हूं। यहाँ पर हम 5-6 लोग हैं। आप अपने घर में आप किसी आदमी को बहुत इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, पेरेंट्स हैं जी। क्या उनकी देखरेख करने के लिए आपको विजन बोर्ड की जरूरत पड़ती है? नहीं। आपका अगर कोई छोटा सा बच्चा है उसकी केयर करने के लिए विजन बोर्ड पे लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना पड़ेगा ना। जैसे ही वो रोएगा तो एकदम दौड़ पड़ते हैं ना मदर, ठीक है ना। जब आप बीमार होते हैं तो एकदम से ठीक होने के लिए विजन बोर्ड की जरूरत पड़ती है क्या? फिर एक कार को खरीदने के लिए और एक मकान बनाने के लिए विजन बोर्ड की क्यों जरूरत पड़ रही? पता है क्यों पड़ रही? यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम होता है। ये मैं पिछले 33 सालों से पढ़ा रहा हूं। और अगर आपने अपनी सेहत के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए माइंड को प्रोग्राम नहीं किया है तो आप नॉन प्रोग्राम्ड ही लाइफ जिएंगे। मैं एक पहली चीज समझाता हूं आपको, हमारा माइंड किन चीजों में प्रोग्राम होता है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और सबसे पूछूंगा, जवाब आप देंगी सबकी तरफ से। ठीक है। आपके मोहल्ले में 2 मूवी थिएटर हैं, एक है ब्लैक एंड व्हाइट, एक है कलर्ड मूवी। एक ही मूवी लगी है दोनों में, दोनों की एक ही कास्ट है, दोनों की एक स्टोरी है, दोनों का एक ही रेट है। एक है ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, एक है कलर्ड। लोग किसे देखेंगे यूजुअली? कलर्ड को। पहला रीजन याद रखेगा, हमारे जो माइंड है या हमारे न्यूरॉन्स हैं वो प्रोग्राम होते हैं कलर्स के द्वारा। कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के साथ हमारा माइंड प्रोग्राम नहीं होता। पर आप कहेंगे कि ठीक है विजन बोर्ड पे हम कलर पिक्चर ही तो लगाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा अगला सेंटेंस सुनिएगा। एक मूवी थिएटर में आप जाते हैं, वो है स्टिल फोटोग्राफ है। एक जगह स्टिल फोटोग्राफ आते हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये शाहरुख खान बनेगा, ये राहुल बनेगा, ये सिमरन बनेगी, ये इसका बाप बनेगा, और एक एक फ्रेम आ रहा है। ठीक है ना। आप पढ़ते जा रहे हैं, आगे को चलते जा रहे हैं, और एक में है मूवी चल रही है, एक सीन के बाद दूसरा सीन आ रहा है। लोग किसे देखेंगे? जो मूविंग है। इज दैट राइट? बिकॉज हमारा माइंड कभी भी प्रोग्राम नहीं होता, कोई इमोशन नहीं रखता स्टिल फोटोग्राम में। अब आप विजन बोर्ड पर जो पिक्चर बना रहे हो कार की, वो एक स्टिल फोटोग्राफ है। मैं अभी आप सबसे एक बात करता हूं, थिंक ऑफ ए कोबरा ऑन ए स्टिल फोटोग्राफ ऑन ए पेपर एंड थिंक ऑफ ए कोबरा मूविंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। दूसरे में डर लग रहा है। यस और नो? समझ गए मेरी बात? याद रखिएगा, जब भी आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना चाहें कभी भी स्टिल फोटोग्राफ ना देखें। ओके। बिकॉज वो इसमें कोई फर्क, कुछ में उसमें कोई इमोशन नहीं है। और जब तक आप हार्ट पर इमोशन नहीं होगी, आपकी बॉडी उसको प्रोग्राम ही नहीं कर रही है 60 ट्रिलियन सेल्स पर, जीनेटिक लेवल पर। तीसरी बात सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुई। एक तीसरी है, एक है जिसमें खूब साउंड है और एक है साउंडलेस। एक मूवी है जिसमें साउंड है, गाने हैं, डायलॉग है, और एक है जिसमें कोई साउंड नहीं है, साइलेंट है। लोग किसे देखेंगे? ऑब्वियसली साउंड। ऑब्वियसली साउंड। क्या आपके विजन बोर्ड में उन कारों में साउंड है? उस घर में कोई म्यूजिक आ रहा है जो पिक्चर लगाई है? उस रिजॉर्ट में से कोई पिक्चर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं आएगा। इसलिए आपका माइंड वहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। चौथी और पांचवी चीज पर आप मेरे साथ जुड़िएगा और फिर मजा आएगा, और आप कहेंगे सर इससे बड़ा धोखा हमारे साथ नहीं हुआ, और ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये हम पर थोपा गया है। मैं इसे पूरे होशो हवास में कह रहा हूं इस समय, पूरी तरह से। चौथा और पांचवा, आपके घर में बहुत सारे फोटोग्राफ पड़े हैं। एक दिन आपको मन कर रहा है चलो फोटो, आप एल्बम पलट रही हैं और एकदम से आपको पास्ट में दिखाई देती है, पास्ट की पिक्चर एक जिसमें 30-40 लड़के लड़कियां हैं और उसमें आपका भी फोटो है। सडनली आपको अपना फोटो दिखाई देता, बाकी लोगों का भी। आपकी आंखें कहाँ जाएंगी सबसे पहले? अपने फोटो पर। हाँ। यानी कि हम उस चीज से रिलेट करते हैं जिसमें हम होते हैं। याद रखिएगा, ये पिक्चर वहां पर मिसिंग है आपकी। पर आप कहते हैं सर मैंने फोटो भी लगा लिया, ये भी कहते हैं आप अपने आप का पिक्चर फोटो लगा लो आसपास, वो स्टिल फोटोग्राफी है। बिल्कुल। लेकिन अब जो है मेरी पांचवी बात पर आइएगा, और इस पर आप कहेंगे कि सर ये लास्ट का जो है ये सबसे बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं और अब आप बाहर खड़े हो जाएं सुबह एक रोड पर, चलती हुई मेन रोड पर, जहां पर 1 लाख लोग रोजाना निकल रहे हैं। शाम को कितने लोग हमें याद रहेंगे? कल तक कितने रहेंगे? एक भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन 1 लाख लोगों में से एक आदमी हमें दिखाई देता, मुझे और आपको, जिसके सचमुच में एक पूंछ निकली हुई है घोड़े वाली सचमुच में, और वो उससे मक्खी भी उड़ाता हुआ जा रहा है, क्या आप इस घटना को आप भूल सकती हैं? नहीं भूल सकती, क्योंकि यह एक यूनिक है। आपने बोला है जीवन में हमारा माइंड सिर्फ उन चीजों को लर्न करता है, याद रखता है, और उनके लिए एसोसिएट होता है जो यूनिक होते हैं। चाहे वो पेनफुल मेमोरी रही हो, या किसी ने हमें हार पहनाया हो, या किसी ने थप्पड़ मारा हो। राइट। हमारी लाइफ में जितना भी गुस्सा इसलिए है कि आपके साथ कुछ यूनिक हुआ जो निगेटिव था, और आपको अच्छा भी इसलिए लगता है कि किसी ने अच्छा किया है, आपको प्यारा सा बात बोली है, अप्रिशिएट किया, हक किया, जो यूनिक था।
याद रखिएगा, जब आपने एक फोटो चिपकाया, इसमें क्या यूनिक है? उसमें तो कुछ भी यूनिक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं जो कार आप वहां पर विजन बोर्ड पर देख रहे हो, उसके लिए आप 6 महीने इंतजार कर रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूं ना, आप उस कार को आंखें बंद करके देखो और उसे गाइडेड विजुअलाइजेशन के द्वारा ट्रांस में जाओ। ट्रांस का मतलब होता है डीप जाओ और डीप जाओ, सेल्फ हिप्नोसिस में या किसी की आवाज में, ठीक है ना। और डीप हिप्नोसिस में जाकर देखो कि यू आर हैविंग दिस कार राइट नाउ। उसका कलर क्या होगा, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके जूते क्या हैं, किस हाथ में चाबी है, चाबी का कलर क्या है, उसका वेट कितना नजर आ रहा है, अब दरवाजा आप कैसे खोल रहे हो, दूसरे दरवाजे से आपके बगल में कौन बैठा है, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, या फिर आपकी बेटी है। क्या शब्द सुनना चाहोगे अपनी बेटी से? पापा यू आर माई हीरो। सुन के तो देखो इसको। अब उसका गाना कौन सा चल रहा होगा, वहां पर खुशबू क्या है। और जब आप इस खूबसूरत से ट्रांस में अगले 30 से 40 मिनट रहेंगे, आपकी 86 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स और उसमें 23,630 जीन ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुकी है इस इमोशन को क्रिएट करने के लिए। जिस चीज को आप 15 मिनट में, 20 मिनट में कर सकते हो, उसे 2 साल क्यों लगा रहे हो? इसलिए कि ये सिर्फ किसी ने बोल दी क्योंकि उस आदमी का रंग गोरा था। पर अगर सर काफी लोगों ने इसके इफेक्टिवनेस पे भी बात की है, तो वो क्या कोई सेल्फ मिथ में जी रहे हैं? एग्जैक्टली ये वो 10 मुझे सिर्फ 1,000 लोग दिखा दे, 1,000 लोग दिखा दे जिन्होंने ये काम किया था, उसमें से 5 लोग कहेंगे मेरे साथ काम हुआ। बिल्कुल 5 लोगों पर एक्सेप्शन नहीं बन सकता, 5 लोगों पर रूल नहीं बन सकता, एक्सेप्शन बन सकती है। 5 लोगों के साथ और भी बहुत कुछ हुआ होगा। बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि उनके पास इमोशन पड़ी हो, बाय डिफॉल्ट उनके पास ऑलरेडी उतनी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हो। लेकिन एक आदमी को जहां से बिगिनिंग करनी है, वो इतनी इंतजार क्यों कर रहा है कि मुझे ये कार चाहिए? क्या अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति जिसको आप इज्जत करते हैं, उसका फोटो लगाना पड़ेगा, मुझे इसके लिए प्यार होना चाहिए तभी मैं इसकी अब चादर बदलूंगा? नहीं, वो इमोशन है यहां पर। याद रखिएगा, सारा गेम इमोशन का है, पिक्चर्स का नहीं है। पिक्चर्स यहां बनती हैं। लोगों को ये नहीं पता कि माइंड और हार्ट का क्या रोल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और फिर गट का क्या रोल है। अच्छा, गट का रोल भी है? 90% गट का है, 2% इसका है और 8% इसका है। 2% 8% और 90%। कैसे मैं बताऊं? हाँ प्लीज, गट का क्या रोल है, मैं तो पूछने वाली हूँ आपसे। याद रखिएगा, आपके माइंड में किसी भी चीज की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी सिर्फ पिक्चर बन सकती है। वी एंड ए, विजुअल एंड ऑडियो। राइट। कि आपको जाना है कि जी आपको एक बड़ा मकान खरीदना है, पिक्चर बनवाने वाले कहते हैं कि मकान के अंदर जाओ, वहां की आवाजों को सुनो, सुन लिया। अब सवाल उठता है कि ये जो पिक्चर बनी है और ये जो साउंड आई है, जब आप इनकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहां से एक नर्व चलती है जिसका नाम है वेगस नर्व। वो उस नर्व की इमोशंस, वो नर्वस सिस्टम अपनी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आपको हार्ट को देता है। राइट। और हार्ट को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, यहां पर मैं ओके हूं। कई बार बड़े गोल देखकर अगर आपके हार्ट में फियर आ रहा है, तो याद रखिएगा ये गोल पूरा नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को बर्डनसम फीलिंग आ जाती है, अरे सर मैं इस लायक का हूं। या फिर आपके हार्ट में बेकार की पहले से ही फीलिंग भरी पड़ी है, रिवेंज की भरी पड़ी है, अकेलेपन की भरी पड़ी है, गुस्से की भरी पड़ी है, ओवरवेलमिंग फियर पड़ी हुई है। फिर आपके हार्ट में जगह ही नहीं बची हुई है। आपके हार्ट में 4 इमोशन की जगह होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये 4 इमोशन है। नंबर 1 फॉरगिवनेस। आप अपने आप को फॉरगिव करें पास्ट में जाकर। ओके। आप उन घटनाओं को फॉरगिव करें जहां पर गुस्सा है। आप उन लोगों से फॉरगिवनेस मांगे जहां पर आपको रिग्रेट आ रहा है कि मुझे इस आदमी से ये नहीं कहना चाहिए था, और उन लोगों से माफी मांग ले जिनसे आपको लगता है कि आपने उनके दिल को दुखाया है। पहला है फॉरगिवनेस, ये आपके हार्ट में चलता है, माइंड में नहीं चलता। दूसरी फीलिंग है यहाँ पर लव की। आप प्यार करना सीखें, अपने आप से कंपैशन रखें और दुनिया से। तीसरा है यहाँ पर ग्रेटिट्यूड। तीसरे से पहले, ग्रेटिट्यूड से भी पहले, क्योंकि ग्रेटिट्यूड बोल रहे तो मैं समझाता हूँ। ग्रेटिट्यूड का मीनिंग, स्मृति ये नहीं होता है कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, थैंक यू, ना, ये वर्ड नहीं है। आपका यूनिवर्स इन शब्दों को नहीं सुनता। अच्छा। ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है कि जैसे एक बच्चा अपने फादर से कहता, पापा आप बाजार जा रहे हो, हाँ मेरे लिए ना पेंसिल लेता है ना। वो कहता, अब बच्चा शांत होकर बैठ जाता है और वो एक सर्टेनिटी में जीता है कि ये आदमी मेरे लिए पेंसिल जरूर लाएगा। समझ गए? और उस समय पेंसिल नहीं आई अभी तक, अभी वो मार्केट भी नहीं गए, लेकिन उसके अंदर क्या आ चुकी है, एक निश्चितता आ चुकी है। जब आप अपने यूनिवर्स पर, उसके ऊपर किसी चीज को मांगना भी नहीं होता, बेगिंग नहीं करनी होती, सीकिंग करनी होती। सीकर बनना होता है, बेगर नहीं बनना होता। बाप के सामने कोई बच्चा बेगर नहीं बनता। सब लोग कहते हैं यूनिवर्स से मांगो, मांगना नहीं है वर्ड, मांगते नहीं हो आप, सीकर बनिए। बाप के आपके सामने बेटा बेगर नहीं होता, सीकर होता है कि मुझे आई वॉन्ट दिस पेंसिल, ओके बेटा।
अब वो एक सर्टेनिटी में जी रहा कि शाम तक पेंसिल आ जाएगी। जब वो सर्टेनिटी है, वो जो फीलिंग है, उसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। बोलना नहीं होता उसमें जरूरी। आई थैंक यू यूनिवर्स, आई थैंक यू यूनिवर्स। अरे यूनिवर्स क्या आपकी अंग्रेजी जानता है? वो आपकी फीलिंग जानता है। फीलिंग का मतलब है कि मैंने तुमसे मांगा है और तुम, मुझे मालूम है कि तुम्हारी तरफ से चीजें आ रही हैं। हाँ। मैंने तो अपनी अमेजोन पे बुक डिलीवर कर दी है बुक, और वो मेरी तरफ आ रही है। मैं सर्टेनिटी में जी रहा हूं, आज नहीं तो कल डिलीवर हो जाएगी। इसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। इस फीलिंग में रहकर देखिएगा, जो चीज आपने सीख करी इंटेंशन और इंटेंसिटी के साथ पूरी बढ़िया तरीके से मेमोरी यहाँ पर इमेजिन करके, और अब आप एक सर्टेनिटी में दिए कि द थिंग्स आर कमिंग टू मी। कल भी सूरज आपके लिए निकलेगा, यस और नो? बिल्कुल। आप सर्टेन है ना? कल भी आपके लिए हवा बहेगी, यस और नो? जी। कल भी पानी आपके लिए मीठा रहेगा, कल भी धरती आपका वजन सहन करेगी। है ना कितनी खूबसूरत फीलिंग? याद मैंने आज दिलाई है। लेकिन कल भी सूरज आपके लिए निकलेगा, कल भी आपके लिए अवसर आएंगे। जब ये सर्टेनिटी होती है ना, ये आपको उस कनेक्टिविटी के साथ जोड़ती है। और चौथी चीज है आपके हार्ट की इमोशन, उसका नाम है अबंडेंस। यानी कि आप एक निश्चितता ऑफ समृद्धि में रहें कि मेरे लिए चीजें हमेशा अधिक, सही क्वांटिटी में सही टाइम पर आ रही हैं। इसे हम अबंडेंस कहते हैं। मैं उसके लिए लायक हूं, मैं उनके लिए वर्दी हूं, मैं उनके लिए एबल हूं। जब आप इन चीजों के साथ जुड़ते हैं तो आपका हार्ट काम करता है। अब ये नर्व यहां से इन फीलिंग को लेकर आपकी पूरी बॉडी में जाती है, और आपका सबसे बड़ा जो मेन पार्ट है आपके डिसीजन का और आपके एक्शन लेने का, वो है आपकी गट इंस्टिंक्ट। गट इंस्टिंक्ट बोला जाता है, गट फीलिंग बोला जाता है। याद रखिएगा, कभी माइंड फीलिंग नहीं बोला जाता, बिल्कुल। हार्ट फीलिंग भी नहीं बोला, हार्ट इमोशन बोला जाता है। इमोशन यहां होती है, इमेजेस यहां होती है, और इंस्टिंक्ट यहां होती है। और ये इंस्टिंक्ट आपको बताएगी कि मुझे अब क्या करना है। और ऐसे कर देंगे, अरे यार मुझे सुबह 4 बजे एक थॉट आया है। क्या? आपके घर वाले परिवार के लोग कहें क्या आया? मुझे खन्ना साहब से बात कर लेनी चाहिए। अरे इतने दिन से बात करने को पहले क्यों नहीं मन कर रहा था, आज क्यों करा? सडनली आप फोन उठाएंगे, किसी को फोन करेंगे, उसका फोन बज रहा होता। याद रखिएगा, इनको आप मिरेकल मैसेजेस कहते हैं, जिसको आप सिंक्रोनिसिटी के नाम से जानते हैं। अचानक आपकी फीलिंग बदल जाएगी, ऐसा लग रहा है आज कुछ होगा बढ़िया, अचानक कनेक्शन जो बनता है। यस, ये कनेक्शन, और इसको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। अचानक दूसरे किसी की आवाज आपके कान में आने लगेगी, इसे टेलीपैथी कहते हैं। चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। कई बार आप उस देश को, उस शहर को अट्रैक्ट कर लोगे। कैसा मन कर रहा है यार फलां शहर में चलते हैं, और ऐसा लगता है यार मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यहाँ तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुली पड़ी है। याद रखिएगा, ये आप नहीं कर रहे हो, ये यूनिवर्स भी नहीं कर रहा। आपके माइंड के अंदर जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वो आपको यूनिक सेंसेशन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, वो आपके लिए टेलीपैथी कर रहा है। एंड दिस वे इट वर्क्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वांटम फिजिक्स कह रही है। मैं तो अभी कुछ टाइम पहले एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉडकास्ट किया था। अब मुझे लगता है पॉडकास्ट से ज्यादा आपके साथ डिबेट करवानी पड़ेगी उनकी, क्योंकि बिल्कुल ही अलग थॉट प्रोसेसेस हैं। और मैं कह रहा हूँ लोगों को उससे पहले किताब भी मैं ही दे दूंगा, इन्हें पढ़ के आ जाइएगा। पहली किताब पढ़ के आइएगा, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में मोनिस्टिक थ्योरी पढ़ाई है उस आदमी ने कि कैसे यूनिवर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, और यूनिवर्स में किस तरह से वो मिरेकल सबस्टेंस यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी बातें सुनती है, कैसे काम करती है। और उसमें ये भी लिखा है, और ये हमने भारतीय दर्शन से लिया है, जिसके ऊपर किताब लिखी गई है द सीक्रेट, जिसका सारा देश दीवाना हो रहा है हमारा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये आपके यहाँ से नकलची मार के गए हैं वहाँ पर। सर, जो आपने अभी पीछे बात की कि अगर आपके हार्ट में फियर होगा तो वो चीज़ शायद फुलफिल नहीं हो पाती है, अगर आपके हार्ट में फियर जगह ले लेता है, तो ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है या क्या तरीका हो सकता है कि मैं हार्ट से वो फियर निकाल सकूं? क्योंकि आई नो आई कैन डू इट, पर मैं सिर्फ उस फियर की वजह से रुकी हुई हूँ। तो इफ आई वांट टू टेक आउट, अगर मुझे फियर निकालना है अपने दिल से, तो वो मैं कैसे करूँ? जब तक आप एनएलपी नहीं करते तो आप एक काम कर लीजिएगा, अपान प्राण क्रिया। अपान प्राण क्रिया का मतलब है कि आप पूरी तरह से शांत बैठ जाएंगे। आप बॉडी को नहीं हिलाएंगे, एक बार अपनी बॉडी को शिथिलीकरण कर लेंगे, यानी कि बॉडी को एक बार एडजस्ट कर लेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि आप चाहे कितना भी मन करे, आप बॉडी को नहीं हिलाएंगे। इसके पीछे एक साइंस है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी सांस को आते हुए देखेंगे और जाते हुए देखेंगे। मतलब फील करेंगे? नहीं, देखेंगे कैसे? फील करेंगे मतलब जब फील ही करना होगा कि ये सांस बाहर जा रही है, ये मानो फिर वापस आ रही है कहीं से, और फिर सांस जा रही है। ना तो आप उसे घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, ये प्राणायाम नहीं है, ये ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ है। ये विज्ञान भैरव में पहली प्रक्रिया है। अब सवाल आप कहेंगे कि इससे क्या होगा? अब यहाँ पर 2-3 चीज समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन है यहाँ पर, ब्रेन सेल, उनके अंदर 82 GB की मेमोरी है, और वो वहाँ पर हजारों थॉट फटाफट फट रहे हैं और वो आपको बिखेर रहे हैं।
जब आप ऐसा करते हैं कि आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो आपने बाकी थॉट को बंद कर दिया और एक थॉट चल रहा है कि मेरा सांस कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, और आपने बाकी थॉट के साथ बंद कर दिया अपने आप को। ऐसे में अब क्या होगा कि अब आपके पास जो सप्रेस्ड मेमोरीज या इमोशन है, जिनमें से आपने कहा फियर है, वो फियर की इमोशन अपनी कुछ इमेजेस को लेकर और इस इमोशन को लेकर फ्लेयर अप होना शुरू हो जाएगी, अवेकन यानी कि जागृत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपका काम है कि आप हिलेंगे नहीं। अगर किसी भी इमोशन पर आपने अपनी बॉडी को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपका माइंड ये मानता है कि इस थॉट पर इस आदमी का कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये यूजलेस है। ओके। और इस थोड़ी सी देर में ही 1 या 2 बार करने पर आप पाएंगे कि जो इंटेंसिटी फियर की 10 थी वो अब 6 रह गई है। पर फियर वाले ही थॉट्स आते हैं, मतलब हैप्पी थॉट्स भी नहीं? हैप्पी थॉट्स भी आएंगे, उनके लिए भी आपको डिटैच रहना, और अच्छे वालों के लिए। इसे हम समता भाव कहते हैं विपස්සना में। ओके। यानी कि आपको एक ऐसा डिटैच्ड भाव रखना है कि आप सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, चाहे अच्छे आए या खराब आए, लेकिन जो आपकी डोमिनेटिंग फीलिंग है वो जरूर आएंगे और उनसे जुड़ी हुई मेमोरी आएंगी। जरूरी नहीं कि वो आप मेमोरी आपके साथ सही में हुई हो सकता है वो डिस्टोर्टेड मेमोरी रही हो। और इस तरह से आप अपने हार्ट के बोझ को, फियर को, जेलसी को, रंजिश को बहुत हल्का कर लेंगे। सर, एक फन कमेंट था आपके पॉडकास्ट में, या आपने कहीं कोई वीडियोस की होंगी, तो लोगों ने आपके बोला है कि आप इतने यंग दिखते हैं। पहले आप बताओ, आप हेयर कलर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? देखिए, मैं पूरा ही बता देता हूँ। अभी मैं आपको आधार कार्ड दिखा दूंगा, मेरी जेब में ही है। मेरी उम्र 65 साल है। विच इज ऑब्वियसली आप नहीं दिखते हो 65 के। ठीक है ना। अभी और थोड़ा सा, आप अगले 6 महीने बाद मैं और आप मिलेंगे तो शायद आप और कुछ कहोगे। ठीक है ना। और बालों में मुझे मेरे 25% के करीब बाल थोड़ा ग्रे हो गया, तो मैं सबसे बताता हूँ कि हाँ, ये इतने कलर्ड हैं। ठीक है ना। लेकिन मैंने पिछले 9 महीने से कोई साबुन नहीं लगाई है, मैं क्रीम नहीं लगाता हूँ, मैं शैम्पू नहीं करता हूँ, बालों को करता हूँ तो हल्का सा करके और एकदम धो लेता हूँ। रियली? मैं कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाता हूँ, मैं कोई ये बेकार कोई केमिकल का टूथपेस्ट नहीं करता। नेचुरल मैं आफ्टर शेव लोशन नहीं लगाता हूँ, मैं कोई एंटी फंगल क्रीम नहीं लगाता हूँ, मैं कोई गोरे होने वाली क्रीम या मर्दों वाली क्रीम नहीं लगाता हूँ। सही बात तो ये है कि मैं कोई केमिकल को बॉडी पे नहीं लगाता। पर नेचुरल भी तो बहुत चीजें आती हैं। जरूरत क्या है फिर? नेचुरल स्किन है, स्किन के ऊपर आपके पास, हम किसी दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे, जहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। वही आपकी सबसे ब्यूटीफुल चीज है। सर, ओवर थिंकिंग की वजह क्या होती है? व्हाई डू वी ओवर थिंक सो मच? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस रूम में जहाँ पर हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं सारी लाइट बंद कर दूं तो एक चीज हो जाएगी, उसका नाम है अंधेरा। और अब आप, दुनिया की कोई टेक्निक ऐसी नहीं हो सकती जो इस अंधेरे को बाहर खींचकर ले जाए। लेकिन एक टेक्निक हो सकती है कि आप खूबसूरत रोशनी या एक कैंडल अंदर ले आए। राइट। जीवन में जब भी आपके पास ओवर थिंकिंग आ रही है और आप उससे परेशान है, या निगेटिव कंसिस्टेंट थिंकिंग आ रही है, तो ये शो कर रहा है कि आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग करने का समय नहीं था। और अगर समय भी है तो आपने उसे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस तक नहीं जाने दिया है, जो सबसे पहले मैंने इस पॉडकास्ट में शुरुआत की थी। राइट। जीवन में याद रखिएगा, हमारा जीवन जो है एक बाग की तरह है, जहां पर अगर आप अपने मनपसंद पौधों को नहीं लगाते हैं तो बेकार के पौधे ऑटोमेटिकली झाड़ झंकाड़ उगने लगते हैं। अगर आप बढ़िया थॉट अपनी सेहत का नहीं लाते तो बीमारी आपकी लाइफ में आ जाएगी। अगर आप बढ़िया लोगों को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, अपनी उनकी क्वालिटी को अपने दिल में या अपने कागज पर नहीं लिखते हैं, तो बेकार के लोग आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। अगर आपके जीवन में बेहतरीन गोल बनाने का समय आपको नहीं मिल रहा है, तो बेकार के गोल्स दूसरे के पूरे करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपने विचारों को पूरी तरह से अलाइन नहीं करेंगे कि कल मुझे क्या करना है, और उस करने को आप देखेंगे नहीं रात में, तो पूरे दिन बेकार के विचार आते रहेंगे। मुझे तो नहीं आते, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही 5 बजे 5:30 बजे आँख खुल जाती है। गर्म पानी करता हूँ धीरे से, अपनी किचन में जाकर, किसी को उठाता भी नहीं हूँ। पीने के बाद मुझे पता है कि अब आधा 15 मिनट तक इसे मैं सिप करूंगा पानी को, तब तक मैं करीब 6 पेज या 8 पेज किताब के पढ़ लेता हूँ रोजाना। मेरा इतना, मैंने कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता हूँ। मुझे गलत विचार इससे पहले आए कि फिर मुझे पता होता है फ्रेश भी होना है और मुझे फिर अब योगा भी करने जाना है, क्योंकि पहली रात को ही पता है योगा कल मेरा क्लास है, कल जुम्बा का क्लास है, कल मेरा डांस का क्लास है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ तो मुझे पता होता है कि 11 बजे मेरा पॉडकास्ट है, या मुझे अपनी वीडियो बनानी है, या मुझे अपना वेबिनार तैयार करना है, या मुझे अपने स्टूडेंट की जो मेरे पास क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। जीवन में याद रखिएगा, जब भी आप ये कहते हैं कि आपको ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो आपने अभी पॉजिटिव थिंकिंग के बीज ही नहीं बोए हैं अपने दिमाग के अंदर। आप रैंडमली लोग चीज़ों को कर रहे हैं। लाइफ इज नॉट इंटरेस्टिंग, स्मृति याद रखिएगा।
यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग एवरी डे। आपको ये रोज इंटरेस्टिंग बनानी होगी। सर लोग ना अक्सर ये कहते हैं, मैंने बहुत रील्स भी देखी हैं, और जब भी कि आपको ये 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, या ये 3 चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर में क्या होनी चाहिए, या जॉब के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए जो 3 चीज़ें चाहिए होती है उसमें से एक चीज़ क्लैरिटी होती है, ठीक है। अब नॉट नेसेसरी कि जब अब एक बंदा अपनी जर्नी में होता है उसको पूरी क्लैरिटी हो, फॉर श्योर, एंड वो आई थिंक उसका स्टार्टिंग पॉइंट कन्फ्यूजन से होता है। तो कन्फ्यूजन को इतना हम लोग डिमीन कर देते हैं कि हम इतनी सर्च में रहते हैं कि अगर हम कंफ्यूज हैं हम सोचते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो और हर एक क्लैरिटी की शुरुआत मुझे लगता है कंफ्यूजन से ही होती है। तो ये एक जर्नी को सिंप्लीफाई क्यों नहीं करते हम इंसान के लिए? व्हाई समवन हैज टू बी परफेक्ट कि उसको बिल्कुल हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए? बिकॉज हम इतने बिलीफ ले चुके हैं बाहर की किताबों के। 21 रूल्स ऑफ पेरेंटिंग, क्यों भाई 22 क्यों नहीं हो सकते? 21 रूल्स ऑफ गुड हस्बैंड, 19 रूल्स ऑफ लीडरशिप। मेरे मेंटोर कहा करते हैं एक रूल लीडरशिप का काफी है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं, नेतृत्व। जब आपके नेत्र ही तत्व हों, जो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या करना है, जब आपको इतनी विजडम आ जाए कि जो आपकी आंखें देख रही हैं उसमें आप एनालाइज करना शुरू करें, जब नेत्र ही आपके तत्व हों तो नेतृत्व कर लेंगे। बेसिकली हमने ये मान लिया कि जो लोगों ने किताबें लिख रखी हैं, पहले मैं उस मोल्ड में फिट हो जाऊं, उस मोल्ड के अनुसार मैं एक अच्छा दूल्हा बनूं, तभी मैं हस्बैंड बनूंगा। नहीं, ये समयक है। समय की सिचुएशन क्या है? अगर आप मेरी माथे पे बंदूक लगा के कहें बोलो, झूठ बोलो कि सूरज पश्चिम में निकलता, मैं कहूँगा हाँ जी पश्चिम में तो निकलता है, किसने कह दिया? पागल है लोग जो पूरब में कह रहे हैं। समय की डिमांड ये है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा ये मेरी वैल्यू के अगेंस्ट है, मारो गोली, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये पॉसिबल या अच्छा है। जीवन में याद रखिएगा, डाउट इज द मदर ऑफ योर ट्रस्ट। सबसे पहले डाउट इज द मदर ऑफ द ट्रस्ट, कंफ्यूजन इज द मदर ऑफ योर क्लियरिटी। सवाल तो यह है कि जब आप कुछ चीज़ों में सबसे पहली बार, आप कभी पहली बार, फर्स्ट टाइम इज टू फेल। मेरे मेंटोर कहा करते थे फर्स्ट टाइम इज टू फेल। पहली बार बच्चा खड़ा होता है, गिरता है, पहली बार आपसे रोटी गोल नहीं बनी थी, पहली बार में आपने परफेक्टली कुछ नहीं चला था। परफेक्शन इज नॉट द ह्यूमन एट्रीब्यूट। परफेक्शन कभी भी मानवीय गुण नहीं है, लेकिन एक चीज मानवीय गुण है कि आप करें, गलती अगर हो रही है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करते हुए उसको इंप्रूव करें। इंप्रूव करना आपके हाथ में है हर बार। तो आप कंफ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ जा रहे होंगे। तो इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड। इट इज ओके टू बी डाउटफुल इवन। इट इज ओके। जब आप गाड़ी चला रहे हैं और 3 रास्ते आपकी तरफ हैं और तीनों रोड अच्छी हैं, तो आपका डाउटफुल होना चाहिए कौन सी पर जाऊं। नो, आई एम नॉट हैविंग एनी डाउट, मैं तो सीधा जाऊंगा। भैया सीधा हो सके गुवाहाटी जा रही हो और तुम्हें हरिद्वार जाना था, तो डाउटफुल होना गलत नहीं है। डाउट इज द मदर ऑफ ट्रस्ट। लेकिन आप, अगर आपके नेत्र आपके तत्व हैं, यानी कि आपके साथ आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, और आप उन सेंसेस को आप यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें गलती कहाँ है? यूटर्न तो सभी को लेना पड़ेगा। पहली बार में सब सक्सेसफुल क्यों होंगे? और पहली बार में अगर सक्सेसफुल होंगे तो आपकी स्टोरी कौन सुनेगा? और वो सक्सेस की क्या गारंटी है? जब आप गिरते हैं तब आप उठते हैं, तो ये तो एक प्रोसेस है। सर आपने एक वो टेक्निक बताई जिसमें आप मिरर वॉल के सामने वो टीवी इमेजिन करते हैं। मैं चाहती हूँ एक और टेक्निक बताएं टू द ऑडियंस, विच इज़ जिससे उनको अपनी एवरीडे लाइफ या एवरीडे जो होता है प्रॉब्लम्स से, एक अगर वो एवरीडे ये टेक्निक कर लें या हर व्हाटएवर ऑल्टरनेट डे कर ले, तो उनको एक पीस, अपने अंदर एक पीस दिखे, एक पीसफुलनेस आए, ताकि उनको मतलब उनका दिमाग जैसे कहते हैं ना हैवी ना रहे प्रॉब्लम्स के साथ कि यार ये भी है ये नहीं किया। एक नहीं, फिर मैं 2 बताऊंगा। 2 बताइए, बिल्कुल बोनस। पहली है कॉन्शियस और फिर दूसरी अनकॉन्शियस। ओके। पहली कॉन्शियस है कि जब रोजाना आप सुबह उठें तो एक सवाल के साथ बैठें। क्वेश्चन वो लिखना भी नहीं है, सिर्फ उठ, आँख खुली, बैठ गए, और बैठ के मुश्किल से 1 मिनट काफ़ी है, आपकी 60 सेकंड काफ़ी है। और वो सवाल है कि आज मैं किस चीज़ के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ इस यूनिवर्स का। बस इस चीज़ को सोचें और जवाब देने की कोशिश करें। मैं आभारी हूँ इस यूनिवर्स का कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार इंटैक्ट है, आज भी मेरे लिए हवा चल रही है, आज भी मेरे लिए सूरज निकलेगा, और आज भी मेरे लिए अवसर सारे अवेलेबल हैं जो अंबानीज के, टाटाज के और बिरलाज के पास है। इज दैट राइट? तो एक फीलिंग आ गई। रात को सोते हुए आपको एक दूसरा सवाल करना है जिसको आप इवनिंग एम्पावरिंग क्वेश्चन कहते हैं।
पहली बात, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूं, और आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे कुछ लर्निंग लेनी है, यानी कि रिग्रेट नहीं है। मैंने कहीं कोई गलती की तो मुझसे क्या लर्निंग है, और जो अच्छा किया उसके मैंने उसको मैं खुद को अप्रिशिएट करूँ, वो कौन कौन से काम है। और सोने से पहले तीसरा ये है कि कल सुबह मैं क्यों उठूँ, यानी कि आप अपने खूबसूरत मीनिंग को ढूंढे कि कल भी मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, अपने माइंड को अच्छा बनाना है। इकिगाई का यही रूल है। ये तो हो गया कॉन्शियस। जैसे ही आप इसे करेंगे, विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा कि आप वर्ल्ड जो है आपके अनुसार चल रहा है, जो रात सोचा था वही सुबह हो रहा है। ये फैक्ट है। और दूसरी टेक्निक ये है कि जब भी आपको मौका मिले, आंखें बंद करके इमेजिन करें कि कुछ दूरी पर आप अपनी सेल्फ इमेज को देख रहे हैं, और इसे हम अदर यू कहेंगे। ओके। और इमेजिन करें कि अदर यू में जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, बेहतरीन हो सकता है खूबसूरत बाल बेहतरीन स्किन हो सकता है बेहतरीन आपकी टोन्ड बॉडी हो सकता है बेहतरीन करियर हो सकता है कुछ लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ पैसा, कुछ घर आप चाहते हैं। इमेजिन करें अदर यू हैज़ गोट इट, अदर यू को सब मिल चुका है। जो बीमारी आपको है, इमेजिन करें कि अदर यू की वो बीमारी ठीक हो चुकी है। इमेजिन करें जो खुशियों को आप चाहते हैं, अदर यू आपकी इमेजिनेशन में उस मोमेंट को जी रहे हैं। इस इमेज को बनाने में आपको 2-3 मिनट लगेंगे। इस इमेज को बनाते हुए आप शांत बैठे रहें, लेकिन बॉडी को ना हिलाएं। और फिर इमेजिन करें कि आप अपने दिल से अदर यू के दिल तक एक गोल्डन थ्रेड, एक सुनहरी धागा भेज रहे हैं उसे इनवाइट करने के लिए। और इमेजिन करें वो आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी सभी क्वालिटी को लेकर, और धीरे से गले लगाकर उस इमेज को यहाँ ले और पूरी बॉडी में उसके गूज बम्प्स को अगले 10 मिनट तक एंजॉय करें। यह आपके माइंड के लिए एक नई रियलिटी होगी। इसे हम क्वांटम क्रिएशन ऑफ द रियलिटी कह सकते हैं। यही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो आपकी लाइफ में अब रियलिटी बनने जा रहा है। सून यू विल अट्रैक्ट द सेम पैटर्न इन योर माइंड एंड बॉडी। इमेजिनेशन नहीं करना है, विजुअलाइजेशन करना है। इन दोनों में फ़र्क है। और ये हमें हर रोज़ करें। बढ़िया है। वैसे भी तो हर रोज़ बेकार की चीज़ देखते हो, बावलों की चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बेकार की बाहें से सुननी पड़ते हैं, बेकार की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और इसे सुबह करें और रात को सोते हुए कर लें, आप ठीक हो जाएंगे, बीमारी भी नहीं रहेगी। आपके बाल उगाएंगे नहीं, बढ़िया से बाल देख रहे हैं, गाल देख रहे हैं तो गाल भी, और बॉडी देख रहे हैं तो वही वेट आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। आपने ट्राई किया सर? मैं आप इसी तरह से कर रहा हूँ। मैं अपने 6 फीट की मेरी हाइट है और इस समय मेरा 71 kg वेट है विदाउट एनी एफर्ट। वो दूसरी बात है, जो मेरे एफर्ट है वो वेट घटाने के लिए नहीं है, वो बॉडी को सिर्फ हेल्दी ट्रेंड करने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए है। ग्रेट। ऑन दैट नोट सर, एक क्विक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। देखें आपको क्या पसंद है, आपने चूज वन करना है इनमें से। तो पहले शुरू करते हैं, माइंडसेट डेवलपमेंट या अपनी स्किल की डेवलपमेंट पे फोकस? माइंडसेट। बिलीफ सिस्टम्स या बिहेवियर पैटर्न्स? बिलीफ सिस्टम्स। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए मोर पावरफुल है या कॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस। पॉजिटिव एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन। एफर्मेशन तो आपने बता ही दिया क्या करना है। सेल्फ टॉक या सेल्फ अवेयरनेस? अवेयरनेस। एंकरिंग टेक्निक्स एक होती है और एक रिफ्रेमिंग टेक्निक्स होती हैं, आपको एनीवन यू प्रेफर? नहीं, दोनों बराबर की है, दोनों का अलग अलग रोल है, इनमें वर्सेस नहीं हो सकता। पावर ऑफ वर्ड्स या पावर ऑफ थॉट? पावर ऑफ थॉट। पास्ट की हीलिंग बेटर या फ्यूचर की प्लानिंग? फ्यूचर। बोथ आर इक्वल। अनलेस आप पीछे के जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे। गोल सेटिंग या हैबिट्स को बिल्ड करना, विच इज बेटर? गोल सेटिंग। इंट्यूशन या लॉजिकल थिंकिंग? इंट्यूशन। इनर कॉन्फिडेंस या एक्सटर्नल सक्सेस? इनर कॉन्फिडेंस। शॉर्ट टर्म गोल्स बेटर है या लॉन्ग टर्म विजन रखो? लॉन्ग टर्म विजन, नॉट शॉर्ट टर्म। अगर आपको कोई अपने आप शॉर्ट टर्म को वो डिफाइन करेंगे। शॉर्ट टर्म में तो आपका शराब भी पीना हो सकता है शाम को, लॉन्ग टर्म में आपका शराब को छोड़ना हो सकता है। एक्शन प्लानिंग करें या मेंटल रिहर्सल? मेंटल रिहर्सल। लर्निंग और अनलर्निंग? अनलर्निंग। इन्फ्लुएंस अदर्स और इन्फ्लुएंस योरसेल्फ? सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ डिसिप्लिन? डिस्कवरी। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच। आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत चीज़ें आपने आज डीमिस्टिफाई करी हमारे लिए। मेरे को लगता है मुझे ना वापस जाके
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस के साथ पॉडकास्ट करना पड़ेगा और आपके साइंटिफिक तथ्य उनको सामने डालने पड़ेगा। अदरवाइज मैं तो सोचूं मैं एक डिबेट ही रखूं जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट हो और मैं तो बस बैठ के सुनूं और इन्विजिलेटर का काम करूं। मैं तैयार हूं बट रियली अपने देश के लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, बिल्कुल अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं, बिल्कुल मेरे देश के लोगों को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि राइट चीजें बाहर जानी चाहिए, बिकॉज हम सब यही फॉलो कर रहे हैं। अब आपको करें या किसी और को करें या किसी की टेक पर, वो टेक्निक तो राइट होनी चाहिए। द पॉइंट इज दैट टू फॉलो द राइट थिंग। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत जी की लाइन है। बिल्कुल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई, एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है ये बताया, सबकॉन्शियस माइंड की इंपॉर्टेंस हम सबको समझाई, तो अपनी लाइफ में कैसे हम पॉजिटिवली अपने में चेंज ला सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आई थिंक ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो हम सबको सीखनी चाहिए, और सिर्फ सीखनी नहीं चाहिए, उस पर काम भी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सर का फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करिए, रजिस्टर कीजिए और सर का वेबिनार ज्वाइन कीजिए और सीखिए उनसे और भी टेक्निक्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। ये हमारा सर के साथ दूसरा पॉडकास्ट है। आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ही गेम चेंजिंग पॉडकास्ट रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी मिथ्स थे और जो भी कंफ्यूजन्स थी आज वो क्लियर हो गई हैं। तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करते रहिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा पॉडकास्ट और आपके क्या व्यूज़ हैं, और आपने अगर इनकी टेक्निक्स अपनाई तो क्या चेंजेस देखे। वी वुड लव टू नो दैट, और हम सर के पास वो फीडबैक भी भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज का एपिसोड में इतना ही। समझे क्या।